हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग धातु अधातु पढ़ रहे थे। हम लोग केमिस्ट्री की तीसरी चैप्टर धातु अधातु पढ़ रहे थे। जिस धातु अधातु में हम लोग पीछे 5 क्लास कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो छठी क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग आज जो धातु अधातु में जो क्लास करने जा रहे हैं वो छठी क्लास करने जा रहे हैं। समझ गए? पीछे हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। पीछे हम लोग कितने क्लास कर चुके हैं? 5 क्लास कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो छठी क्लास करने जा रहे हैं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए? चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। इंग्लिश में कहे तो मेटल एंड नॉन मेटल, लेकिन वही हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे? धातु एवं अधातु। समझ गए? धातु एवं अधातु, जिसमें हम लोग पीछे 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोग पीछे कितने लेक्चर पढ़े हैं? 5। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो छठी लेक्चर है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर कितनी है? 6। यानी हम लोग देखते देखते धातु अधातु को भी आधा पढ़ चुके हैं, अब आधा बचा है। समझ गए? आधा धातु अधातु को क्या किया है? पढ़ लिए। तो चलिए बिना देरी किए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आयन के बारे में। कहाँ पे पढ़ रहे थे? आयन के बारे में। तो चलिए चलते हम लोग आयन के बारे में ही पहुंचते हैं। अब वहीं पे हम लोग चलते हैं आयन पे। चलिए थोड़ा पीछे की क्लास को डिस्कस कर लिया जाए। बताए थे आयन क्या होता है। क्या बताए थे उस दिन? आयन क्या होता है तो हम आपको बताए थे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, ये सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो कितना कितना निकलेगा? 2 8। कितना बच जाएगा? ये यानी देखिए ये एक आयन, यानी इस पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जिसके कारण इस पे आवेश आ गया। जिसके कारण इस पे कितना आवेश आ गया? आवेश आ गया +1। यानी ये जो तत्व है ना, ये सोडियम, ये आवेश के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। ये जो तत्व आप देख रहे हैं सोडियम, ये क्या हो गया? आवेश युक्त हो गया। युक्त मतलब होता है साथ होता है। क्या होता है? युक्त मतलब साथ होता है। समझ गए? युक्त मतलब क्या होता है? साथ। चलिए, अब वही बात कर रहे थे हम क्लोरीन की। तो वही क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा? 2 8 और 7। अब बताइए, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की घटी है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की घटी, इसलिए इस पे Cl-1 आता है। कितना आता है? Cl-1। यानी यह भी क्या हो गया? इस पे भी आयन आ गया साथ में ना, धन आयन या ऋण आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, तो दूसरा क्या होते हैं? ऋण आयन होते हैं। समझ गए? चलिए, वही यहाँ पे कहता है जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और आयन 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं? आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आयन और एक होते हैं ऋण आयन। ये क्या होते हैं? ऋण आयन। जैसे सोडियम की बात करें, जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है। क्या आता है? प्लस चार्ज। देखिए, प्लस मतलब क्या होता है? धन होता है। प्लस मतलब क्या होता है? धन। जिसके पास पैसा है उसके पास क्या है? धन है। समझ गए? तो ये धन आयन हो गया। समझ गए? धन आयन हो गया। अब ये इस पे जैसे Cl था, Cl पे क्या है? माइनस आयन। कौन सा आयन है?
माइनस आयन। देखिए तो इसमें धन आयन है और इसमें क्या है, ऋण आयन है। क्या है, ऋण आयन। यानी जो धन आयन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। समझ गए, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और ऋण आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण। यानी इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है उसे कहते हैं धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आयन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बात करें हम सोडियम की, किसकी बात करें, सोडियम की। जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है, कौन सा आवेश, धन आवेश आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। जब किसी परमाणु पे धन आयन आता है तो उसे क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। और ऋण आयन, देखिए जब किसी परमाणु पे ऋण आवेश आता है, कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। एक बात यहाँ नोट करके याद करके रखिएगा, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पे जो आवेश आता है वो कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छूट गया, लिख दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पे ऋण आवेश आता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पे धन आवेश। यानी जिसके पास पैसा रहता है वही ना कर्जा लगाता है। क्या समझे, जिसके पास पैसा रहता है वही ना कर्जा लगाता है, और जिसके पास पैसा है ही नहीं तो वो क्या कर्जा लगाए। समझ गए। अब ये धन आयन और ऋण आयन में अंतर भी बताए थे पीछे की क्लास में, समझ गए। तो हम लोग अंतर भी देख लेते हैं, बस थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उस दिन वैसे पढ़ाए भी थे पीछे की क्लास में, समझ गए। धन आयन और ऋण आयन में क्या है बाबू, अंतर कभी कभी पूछ देता है बाकी, समझ गए। धन आयन और ऋण आयन, ऋण आयन गलत लिखा गया ना, ऋण आयन। एक साइड लिखेगा धन आयन तो दूसरे साइड क्या लिखेगा, ऋण आयन। धन आवेश, धन आयन पर देखिए, धन आयन पे धन आवेश होता है, लेकिन वही बात करें ऋण आयन पे, ऋण आयन पे ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ऋण आयन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। धन आयन में मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे कम होती है, लेकिन वही ऋण आयन में क्या होते हैं, मूल परमाणु में ई की संख्या से अधिक होती है। यानी इसमें संख्या बढ़ जाती है और इसमें संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी जितना इसका मूल परमाणु था उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। चूंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। समझ गए। धन आयन में परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है, और ऋण आयन में भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। यानी धन आयन रहे या ऋण आयन, इसमें जो परमाणु संख्या रहते हैं वो क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। यानी परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ गए। इसका आकार मूल आकार से छोटा होता है। ये जो धन आयन होता है, ये धन आयन का जो आकार होता है वो मूल आकार से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन वही बात करें, इसका आकार जो होता है मूल परमाणु के आकार से थोड़ा बड़ा होता है। धन आयन का जो होता है वो मूल परमाणु के आकार से क्या होते हैं, छोटा होते हैं, लेकिन इसका क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन घटता है तो ये क्या होगा, छोटा होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए। और धन आयन का निर्माण धातु से होता है। अब देखेंगे जिस पे धन आयन है, यानी धातु पे ही धन आयन होता है। क्योंकि धातु ही इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। समझ गए। वही कहते हैं ऋण आयन का निर्माण अधातु से होता है। ऋण आयन का निर्माण कहाँ से होता है, अधातु से। और आयन, धन आयन का निर्माण कहाँ से होता है, धातु से। समझ गए। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जो धातु होंगे ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, और अधातु जो होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। समझ गए। चलिए, तो यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा
विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता क्या है। तो देखिए, विद्युत धनात्मकता कहने का मतलब क्या हुआ, यानी आपको अभी तुरंत बताए जो सोडियम पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। कोई भी धातु है, अब वो इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो वो जो धन आयन बनाते हैं, उसी धन आयन को, धन आवेश जो बनाते हैं, उसी धन आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। लिख देंगे, किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में, यानी कोई भी धातु जो है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और एक चीज आप देखेंगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो जानकारी हम आपको दे देते हैं, और आगे की जो चैप्टर है आपको तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, उस चैप्टर में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। तो वहाँ पे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा है उसको हम लोग देख लेते, समझ गए। तो देखिए, आवर्त सारणी के सबसे पहले वर्ग में, देखिए आवर्त सारणी के पहले वर्ग में जो भी धातु उपस्थित है, समझ गए, सभी धातु जो उपस्थित है ना, वो विद्युत धनात्मकता से अधिक होता है। यानी पहला पीरियोडिक टेबल में जो पहला वर्ग है उसमें जितना भी धातु है, सब धातु विद्युत धनात्मकता में वो क्या है, अधिक है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में सबसे निचला वर्ग के उपस्थित सभी धातु भी वो विद्युत धनात्मकता में क्या है, सबसे कम होता है। यानी सबसे जो ऊपर में वो विद्युत धनात्मकता में ज्यादा होता है, और जो सबसे नीचा में है वर्ग में, जो सबसे नीचा में यानी जो लेटे रहता है उसको वर्ग कहते हैं, समझ गए। तो जो सबसे नीचा है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। वो विद्युत धनात्मकता में कम होते हैं, और वो जो होते हैं सबसे ऊपर में वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मकता में सबसे अधिक होते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। इसमें भी क्या कहेंगे, इसमें अधातु होगा। इसमें क्या होगा, अधातु। किसी भी अधातु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके उस पर कौन सा आवेश बनाता है, ऋण आयन में बदलते हैं। किस कौन आयन में बदल जाते हैं, ऋण आयन में बदलने की प्रकृति को ही परिवर्ती को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, समझ गए। तो यहाँ पे जाके यह भी बात देखिए, आपको हम क्या क्या बताए वो सुनिए। हम आपको बताएं, देखिए हम आपको बताए धन आवेश। पहले सबसे पहले क्या बताएं, धन आवेश। देखिए क्या बताएं, धन आवेश। उसके बाद बताए हम आपको ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आयन, ऋण आयन। उसके बाद बताए विद्युत धनात्मकता। उसके बाद बताए विद्युत ऋणात्मकता। इतना कुछ हम आप लोग को बताए हैं, समझ गए। अब बताइए इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए, यदि नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे की क्लास को देखते हैं, जो रासायनिक बंधन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, रासायनिक बंधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जानकारी लेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे, रासायनिक बंधन, यानी रासायनिक बंधन होता क्या है। सबसे पहले अभी हम लोग किसकी जानकारी लेंगे, रासायनिक बंधन के बारे में। आखिर ये रासायनिक बंधन होता क्या है, समझ गए। चलिए अब देखिए, यह रासायनिक बंधन में क्या होता है, ये एक लड़का है, समझ गए,
ये क्या हम एक लड़का की इमेज बना रहे हैं। यह एक लड़का है, उसका केस दे देते हैं, समझ गए। ये क्या है, इसका बाल है। चलिए इसी को हम एक बार कॉपी भी कर देते हैं, समझ गए। एक बार इसका क्या कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं। चलो अब देखिए, अब ये लड़का है और ये क्या है, इसमें लड़की है। ध्यान से देखिएगा इधर, ये लड़का है और एक लड़की है, समझ गए। अब देखिए, हर एक आदमी कोई ना कोई बंधन से बंधे होते हैं। हर एक आदमी कोई न कोई क्या चीज से बंधे होते हैं, बंधन से बंधे होते हैं। कोई पति पत्नी के, यानी शादी के बंधन में जब बंध जाते हैं तो उसे कहते हैं पति पत्नी। जब कोई शादी के बंधन में बंध जाते हैं, यानी जो जिस बल से बंधे होते हैं, जो जिस बल से बंधे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। मान लेते हैं यह इस दोनों का शादी हुआ, समझ गए। दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया, यानी विवाह हो गया, समझ गए, विवाह। अब एक बात बताए, जब ये दोनों का विवाह हो गया, जब ये दोनों का विवाह हो गया, तब इस लोग जो बंधन बन गए वो क्या चीज का बंधन में बन गए, शादी के बंधन में बंध गए। ये दोनों का जब शादी हो गया तो दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेते हैं सोडियम, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, सोडियम। और इसको मान लेते हैं हम क्लोरीन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्लोरीन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्लोरीन। अब बताइए आप, ये दोनों आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा NaCl। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, यानी यहाँ पे आयन का बंधन बना। यहाँ पे क्या चीज का बंधन बना, आयन का बंधन बना। और देखिए यहाँ पे जब ये दोनों का शादी हुआ ना, यह एक बल, एक शक्ति से बंध गया, एक बंधन से बंध गया। ये बंधन का नाम क्या है, शादी, यानी यह शादी से बन गया। यहाँ पे शादी के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, रासायनिक बंधन लिखेंगे। क्या, कौन सी बंधन लिखेंगे, रासायनिक बंधन। कौन सा बंधन में ये दोनों बंध गया है, रासायनिक बंधन में। देखिए कोई दोस्ती के बंधन में बंध जाते हैं, हम कहते हैं उसके साथ मेरा रिश्ता, लेकिन कैसा रिश्ता है, कैसा, तो बताना पड़ेगा। तो ये दोनों का कैसा रिश्ता है, शादी का रिश्ता, समझ गए। बंधन में ये सब बंध गए, ये सब कैसा, वह जिस बल के कारण, जिस बल के कारण बंधे होते हैं ना, उसी बंधन को, जिस बल के कारण बंधन बनते हैं ना, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। और इंग्लिश में उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब जैसे कि देखिए ये धातु है, देखिए अब ये देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये है धातु, ये क्या है, धातु। और ये क्या है, अधातु। ये क्या है, अधातु। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाके भी क्या बनता है, बंधन बनता है। क्या बनता है, बंधन बनता है। अब देखिए, अब ये रासायनिक बंधन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आयनिक बंधन होते हैं और एक क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधन होते हैं। आयनिक बंधन का दूसरा नाम है वैदिक, आयनिक यौगिक का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक। क्या नाम है, वैद्युत संयोजक। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजन। समझ गए, समझ गए। दो, देखिए दो जो है ना, दो आदमी जिस बंधन के कारण बंधा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। जैसे ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों आपस में बंधे हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक बंधन कहते हैं। हम एक छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं, देखिए रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, समझ गए। अब देखिए ये रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बंधन, और एक होते हैं सहसंयोजक बंधन।
ये क्या होते हैं आयनिक बंधन, तो दूसरा क्या होता है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में क्या होता है, आयन से इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बंधन बनता है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जब बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। और इसमें साझेदारी करके आयनिक बंधन में जो है वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है। किससे से बंधन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बने बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन में क्या होते हैं, साझेदारी करके बनते हैं। कैसे बनते हैं, साझेदारी करके बंधन बनाते हैं। साझेदारी कहने का मतलब दोस्ती, पार्टनरशिप करके यहाँ पे क्या होते हैं, बंधन बनाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन क्या है। देखिए किसी भी अणु परमाणु में, कोई भी अणु, किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे आपको हम बताएं, एक लड़का का एक लड़की से शादी हुआ तो वो दोनों अब एक साथ है। जब दोनों एक साथ है वो तो कौन सी रिश्ता से एक साथ है, वो शादी किया, यानी वो शादी के बंधन में बंध गया, फिर वो क्या हो गया, एक साथ हो गया, फिर वो क्या हो गया, एक साथ। जिस तरह से उदाहरण हम आपको सोडियम और क्लोरीन के दिए, दोनों को आयन की मदद से बनने के साथ दोनों क्या हो गया, आयन से बन गया। यानी एक धन आयन था और एक ऋण आयन था, तो धन आयन और ऋण आयन जब आपस में अभिक्रिया किया तो दोनों क्या हो गया, उदासीन जाके बन गया, समझ गए। देखिए यहाँ पे तो कहेंगे किसी भी अणु में परमाणु जिस बल से बंधे होते हैं, किसी भी अणु में जो परमाणु होते हैं ना, वो जिस बल से बंधा होता है ना, यानी जिस बल से बंधे होते हैं उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं, समझ गए। और रासायनिक बंधन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बंधन और एक होते हैं सहसंयोजक बंधन। एक होते हैं आयनिक बंधन और एक होते हैं सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक में क्या होते हैं, आयनिक बंधन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। आयनिक बंधन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के जरिए एक बॉन्ड बनाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, और यहाँ पे गलत लिखा गया था, आयन लिखा गया था आयनिक का ना। अच्छा आयनिक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनिक, सही कर लीजिएगा, समझ गए। तो आयनिक वाला में क्या होता है, अब देखिए ये आयनिक बंधन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के जरिए जब नया बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी लेन देन होता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम है, अब ये क्या हो गया आपको, मैग्नीशियम है, ओ सॉरी मैग्नीशियम, ये सोडियम हो गया, अब ये क्लोरीन हो गया। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, NaCl, एक नया बंधन बना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। ये देखिए धन आयन और ये है ऋण आयन, जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, NaCl। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उस यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं, समझ गए। चलिए इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी लेन देन के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं तो उसे आयनिक बंधन बोलते हैं। जैसे Na+Cl से क्या बन गया, NaCl, Na+Cl- से क्या बन गया, NaCl। और इसका दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं, जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यदि एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, धातु जो होते हैं वो धन आयन देते हैं और अधातु जो होते हैं वो ऋण आयन देते हैं। यानी धातु और अधातु दोनों जब आपस में मिलते हैं
तो उसके फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं उसी बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन। चल अब ये देखते हैं आयनिक बंधन का कुछ गुण धर्म देखते हैं। आयनिक यौगिक के कुछ गुण धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। आयनिक यौगिक के कुछ गुण धर्म को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला गुण धर्म जानेंगे इसका भौतिक प्राकृतिक। सबसे पहला इसका भौतिक प्राकृतिक देखेंगे क्या है। देखिए आयनिक यौगिक जो बने हैं वो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होते हैं वो काफी मजबूत होता है और यह इसके कारण क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अब एक बात बताइए, जब देखिए जब शादी हो जाता है तो पति पत्नी में जल्दी झंझट होता है, नहीं ना होता है, बहुत ज्यादा गलतफहमी बढ़ जाता है, उसके बाद ही झंझट होता है। समझ गए। तो यहाँ पे भी कुछ यही बात है। तो जब इसका भौतिक प्राकृतिक क्या है वो सुनिए। देखिए ये जो है आयनिक यौगिक जो बना है वो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बना है। और आपको पता है जब माइनस और प्लस दोनों आपस में मिल जाता है जिसके कारण क्या होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं और उस दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो काफी मजबूत होता है बाबू। वो टूट जाता है लेकिन वो अलग नहीं होता है। अब आपको पता है जब शादी हो जाता है, जब शादी हो जाता है तो शादी टूट जाता है लेकिन वो अलग नहीं होता है। जब कोई शादी के बंधन में बंध जाता है तो वो शादी उसका टूट जाता है लेकिन वो शादी उसका अलग नहीं होता है। समझ गए। जब कोई आदमी शादी के बंधन में बंध जाते हैं उसका शादी टूट जाता है लेकिन वो अलग नहीं होता है। यही कहते हैं ये जो भौतिक प्राकृतिक है इनका, ये जो बने हैं वो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल के कारण ये काफी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और उसके कारण ये भंगुर होते हैं। ये इतना मजबूत हो जाते हैं जो इस पे चोट दिया जाएगा तो ये टूट जाएगा लेकिन अलग नहीं हो। समझ गए। चलिए अब ये गलनांक और कवथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का जो है गलनांक और कवथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि यह दोनों आदमी मिल के क्या हो गया, मजबूत हो गया। और जब दोनों आदमी मिल के मजबूत हो गया तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए। चलिए ये आपको पता है ये धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने का कारण इसमें इसके बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कवथनांक उच्च होता है। देखिए जब धन आयन और ऋण आयन आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो जाके उसके बीच में बहुत ज्यादा शक्ति हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा शक्ति हो जाती है। इतना शक्ति हो जाता है वो अलग नहीं हो सकता, टूट जाएगा पर वह अलग नहीं होगा। जिस तरह से शादी होता है तो पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है लेकिन वो दोनों अलग नहीं होता। समझ गए। चलिए और एक चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए बता देंगे NaCl, उसके बाद MgCl, समझ गए, LiCl, ये सब क्या है, KCl, ये सब क्या है, ये सब काफी मजबूत है। ये सब क्या है, काफी मजबूत है, टूट जाएगा पर अलग नहीं होगा। समझ गया। एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गलनांक एवं कवथनांक कैल्शियम ऑक्साइड का है। किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का। वो लगभग कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक चीज आप याद रखेंगे, गलनांक और कवथनांक क्या होता है आपको पता चला। गलनांक कहने का मतलब ये हुआ जो कोई भी चीज द्रव अवस्था में बदल जाए। अब कवथनांक कहने का मतलब ये हुआ जो द्रव को वाष्प बना के हम क्या करने लगे, जब वाष्प बना के उसे उड़ाने लगेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कवथनांक उसी को कहते हैं। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, ये घुलनशीलता होते हैं। ये क्या होते हैं, घुलनशीलता होते हैं। लिखेंगे ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे NaCl, ये क्या होते हैं, नमक होते हैं। तो नमक पानी में तो घुलता है ना, आपको पता है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये आयनिक यौगिक ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन तेल, बेंजीन इत्यादि ये कार्बनिक घोल में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, बेंजीन तेल हो गया, ये सब जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये सब आयनिक यौगिक घुलनशील नहीं होते हैं। अब एक चीज और, विद्युत चालकता। अब ये विद्युत चालकता क्या है, ये चीज जानकारी लीजिए आप सबसे पहला। चलिए एक हम बीकर लेते हैं। समझ गए। एक क्या लेते हैं हम,
बीकर लेते हैं। अब देखिए इस बीकर में हम पानी डाल देते हैं, समझ गए। इसमें क्या डाल दिया हम, पानी। अब देखिए इसमें हम जब पानी डाल दिए, चलिए इसमें हम पानी डालने के बाद क्या किए, यहाँ पे एक बिजली की तार दे रहे हैं, यहाँ पे एक तार दे रहे हैं। ये तार क्या चीज की है, तो बिजली की तार है, समझ गए। ये तार क्या चीज की है, तो यहाँ पे एक बिजली की तार हम दे रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे जो हम एक तार दे रहे हैं वो क्या चीज की तार दिए, बिजली की तार दिए, समझ गए। चलिए ये तार क्या चीज का है, तो बिजली का तार है, समझ गए। ये बिजली की तार हम यहाँ पे दे दी। अब इसमें जो पानी है, इसमें क्या है, जल है, समझ गए। इसमें क्या है, वाटर है, प्योर वाटर। इसमें कौन सी पानी है, प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल है। कौन सा जल है, शुद्ध जल है। अब आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अब ध्यान से देखिए, चलिए आप यहाँ से एक बात बताइए आप हमें, जो हम यहाँ से एक बिजली की तार को लिए, तो ये शुद्ध जल है, चेक करके देना होगा। ये जल कैसा होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं, अब एक आदमी को ये हाथ से पकड़ रहा है। अब इस तार को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हाथ से क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, समझ गए। ये हाथ से क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या किए, हाथ से पकड़े हैं, समझ गए। इस तार को हम क्या किए, देखिए इसमें लाइन चालू है, इसे क्या है, विद्युत है, और इसमें एक तार डुबा दिए और इसको हम क्या किए, हाथ से पकड़े। क्या बताइए करंट मारेगा, तो नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। देखिए पानी पूरा शुद्ध होना चाहिए, समझ गए। नहीं तो देखते होंगे आप, जैसे कि बाद सब में क्या होता है, कभी कभी बिजली की तार गिर जाता है, जिसमें देखेंगे भैंस भैंस उस जाता है, और चाहे कोई मनुष्य आता है, बरसात उरसात के समय में देखेंगे बिजली की तार गिर गया है, उसमें जब जाता है ना भैंस उस पानी उनी पीने के लिए, तो क्या होता है वहीं पे सट जाता है, और आदमी भी जाता है, क्या होता है, सट जाता है। तो वहाँ का पानी जो होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, समझ गए। तो पानी जब शुद्ध रहेगा तो उसमें करंट नहीं मारेगा, समझ गए, तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन जब इस पानी में हम लोग क्या मिला देंगे, तो ये विद्युत का चालन करने लगेगा। इसमें हम NaCl मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जैसे ही हम NaCl मिलाएंगे और इसमें करंट सटाक दबन पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। जैसे ही इसमें हम NaCl मिलाए और उसमें करंट क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसमें जब जैसे ही हम NaCl को क्या किए, मिला दिए, NaCl को क्या किए, मिला दिए, तब जाके करंट क्या हो जाएगा, लग जाएगा, समझ गए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आयनिक यौगिक प्रायः विद्युत चालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत का क्या होते हैं, चालक होते हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी वाला विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं, जो नमक जो होते हैं वो आयनिक यौगिक से बने हैं, यानी धन आयन और ऋण आयन से बने हैं, समझ गए। तो नमक जो है कहेंगे, देखिए नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, समझ गए। और नमक जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, वो नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक विद्युत का चालन करता है और चीनी विद्युत का चालन नहीं करता। चलो अब अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। तो हम बताए हैं क्योंकि आयनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ है वो धन आयन एवं ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या हो जाते हैं, भंगुर होते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते थे, कहेंगे क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, इसी के कारण ये क्या होते हैं, काफी मजबूत हो जाते हैं। ये टूट जाते हैं लेकिन अलग नहीं होते हैं। चलिए आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्यों होता है, तो वही बात इसमें भी लिखेंगे।
क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण ये मजबूत होते हैं, जिससे इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और इसलिए यह भंगुर भी होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? भंगुर भी होते हैं। समझ गए? चलिए एक प्रश्न और होगा, नहीं है एक प्रश्न। अब आते हैं सहसंयोजक बंधन केकरा कहते हैं। अब क्या आता है? सहसंयोजक बंधन केकरा कहते हैं। अब क्या आता है? सहसंयोजक बंधन। थोड़ा इसकी जानकारी दे देते हैं। चलो, सहसंयोजक बंधन। अब ये सहसंयोजक बंधन क्या होता है वो देखिए। इसमें देखिए, इसमें परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, यानी दोस्ती करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, यानी दोस्ती करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, मान लेते एक क्या है? यह एक कंपनी है। समझ गए? एक क्या है? यह कंपनी है। इस कंपनी में टोटल 2 आदमी से दोस्ती की है। साझेदारी का मतलब क्या होता है? दोस्ती, यानी पार्टनरशिप। समझ गए? इसमें 2 आदमी है। मान लेते हैं एक आदमी का नाम है ए और दूसरा आदमी का नाम क्या है? बी। दूसरा आदमी का नाम क्या है? बी। अब इन्होंने 2 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया? 2 लाख। अब इन्होंने भी कितना रुपया लगाया? 2 लाख लगाया। समझ गए? अब देखिए, अब यदि कोई ए से पूछेगा जो आपकी कंपनी जो है वो कितने की, कितने पैसा का कंपनी है, तो ये क्या बताएगा? 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। और यदि बी से पूछा जाएगा आपकी कंपनी कितनी है, तो ये भी कितना बताएगा? 4 लाख। यानी पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जो मेरा वाला तुम्हारा और तुम्हारा वाला किसका हो गया? मेरा। यानी ये जो है वो कहेगा जो बी वाला भी मेरा है और बी जो कहेगा वो ए वाला भी क्या है? मेरा है। यानी वो अलग अलग नहीं कहेगा, एक ही साथ कहेगा। उसका कंपनी कितनी की है? तो 4 लाख की है। समझ गए? चलिए, तो यही बात यहाँ पे कहती है। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा कल करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सहसंयोजक बंधन हुआ जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच, समझ गए, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जब कोई बंधन बनता है तो उसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। देखिए, जब कोई परमाणु जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच में जो है ना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। और इसका एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं। सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब 2 ऐसे परमाणु आपस में जुड़ते हैं जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। अधातु प्लस अधातु से क्या बनते हैं? सहसंयोजक बंधन बनते। देखिए, धातु के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन अधातु के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जैसे में देखिए, आप एक चीज से अभी तक कंफ्यूजन रहते हैं, जैसे ये H2 को H2 क्यों लिखा जाता है, O2 को हमेशा O2 क्यों लिखा जाता है, N को N2 हमेशा क्यों लिखा जाता है, यह कंफ्यूजन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी थोड़ा आपको जानकारी देते हैं और अगले क्लास में पूरा विस्तार में जानकारी देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे H2, देखिए तो H2 जो लिखते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए? हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है बताइए? देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, आपको पता है। इसके बाहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। बताइए, इसके बाहतम कक्षा घर को भरने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब देखिए, अब वैसने आदमी को तलाश करेंगे जिसको पैसा की कमी है कि ककरो ढूंढ के ला देंगे, ये ढूंढेगा। देखिए, जब शादी होता है तो सबसे पहले अपना जाति को ढूंढा जाता है जी। पहले आप अपना जाति में देखेंगे ना, फिर ना दूसरे जाति में देखेंगे। तो सबसे पहले ये अपने जाति में देखेगा, यानी हाइड्रोजन के पास जाएगा। कहीं अभी भाई हम दोनों आदमी दोस्ती कर लेते हैं और अपना अपना दोनों आदमी क्या करेंगे? घर बसा लेंगे। ये हाइड्रोजन कहेगा ठीक है, दोनों आदमी दोस्ती करते हैं और दोनों आदमी का घर क्या हो जाएगा? बस जाएगा। तो दोनों आदमी का घर बस गया
अब देखिए ये दोनों आदमी जैसे ही दोस्ती किया, ये दोनों आदमी क्या किया, दोस्ती किया। अब देखिए इसका बन गया और इसका इधर से बन गया। अब देखिए इधर से देखेंगे तो इसका कहेगा ये वाह हमारा घर भर गया, और इधर से ये देखेगा ये भी कहेगा ये मेरा घर भर गया। समझ गए। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे। किस पे आते हैं, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो इसके बाद हम कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये भी फिर पहले अपने जाति में ढूंढेंगे, यदि अपना जाति में नहीं मिला फिर दूसरे जाति में जाएंगे। तो पहले अपनी जाति इसका ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6। तभी दोनों आदमी को आप दोस्ती करा दो। दोस्ती का मतलब क्या, तुम्हारा वाला पेंट हमारा, हमारा वाला पेंट तो है ना, यानी तुम्हारा वाला शर्ट पेंट मेरा, मेरा वाला शर्ट पेंट तुम्हारा। अब देखो जैसे ही हुआ दोस्ती तो दोनों आदमी अपना लेनी देनी क्या कर देगा, दोनों आदमी अपना लेनी देनी क्या किया, शुरू कर दिया। दोनों आदमी क्या किया, अपना लेनी देनी, दोनों आदमी क्या किया, अपना लेनी देनी शुरू किया। अब देखो दोनों आदमी का घर भर गया, दोनों का घर बस गया कि नहीं बस गया। चलिए अब वही बात करते हैं, हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है बताइए, 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो देखिए तो ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, ये खुल गया ना, 5 को आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये भी अपने जाति को ढूंढेगा। तो ये इसका अपना जाति को ढूंढ के लेगा। 1 2 3 1 2। अब देखिए इसको भी दोस्ती करवा दीजिए। चलिए दोस्ती करवा देते हैं। ये एकरा से दोस्ती करवा दिए, इसको एकरा साथ मिलाइए, इसको एकरा साथ। अब देखिए इसका भी घर भर गया बेचारा का, उज्जवल घर बस गया, इसका भी उज्जवल घर बस गया। तो समझ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह संयोजक बंधन कहते हैं, यानी साझेदारी से बनता है। समझ गए। तो यही बात को हम लोग लिखे हैं, और कल इस क्लास पे सह संयोजक बंधन के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा होगा। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास खत्म करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्लास को क्या कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए, और वीडियो को क्या कीजिए, क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।